नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं प्रोग्राम कर रही हूँ आप सबके साथ और एक अहम मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। और मुद्दा है ईरान इजराइल वॉर, जो आजकल आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बनी हुई है। और हमेशा की तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर बनकर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान इजराइल को डील करनी चाहिए, पीस डील को लेकर वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ये चाहता है कि इस वॉर में अमेरिका इजराइल का साथ दे। और क्या कुछ इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो। और अगर जो हम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की बात करते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो उनके बाद से क्या ईरान में बदलाव नज़र आ सकते हैं। तो इन्हीं पॉसिबल जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसपे हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान कमर आगा साहब से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। जय जी नमस्ते सर। ईरान इजराइल ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन में बने हुए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप पीस मेकर की भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल चाहता है कि साथ में अमेरिका भी जंग में आए। और दूसरी तरफ वो धमकी भी दे रहे हैं ईरान को कि अगर आपने कुछ किया तो अमेरिका भी आ जाएगा। तो क्या कुछ सिचुएशन हो सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस वॉर के? देखिए सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, वार बहुत घातक है। दोनों एक दूसरे के सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, फिर उसके अलावा जो उनके इकोनॉमिक असेट्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के, ऑयल डिपोज वगैरह पे, रिफाइनरी पे, फिर उसके अलावा न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उन सब के ऊपर अटैक ये इजराइल और ईरान एक दूसरे के कर रहे हैं। ईरान का कहना यह है कि इजराइल जो है वो अग्रेसर है और उसी को तो बंद करना चाहिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान का कहना यह है कि ये भी कह रहा है साथ के अंदर कि बातचीत के साथ साथ मतलब ये है कि उनकी जो शर्तें हैं वो अमेरिका को मंजूर नहीं। इजराइल का यह है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके दो बड़े प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि वहाँ की रिजीम बदलनी चाहिए, वो ईरानी जनता से अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इजराइल के कि आप इनका पीछा छोड़ो, इनसे बचो। और दूसरी तरफ ये है कि उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो चाहते हैं कि किसी सूरत से ध्वस्त कर दें और इतना कमज़ोर कर दें ईरान को इस युद्ध में कि दसियों साल वो इंटरनली फंसा रहे और वो जो एक रोल रीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इजराइल के खिलाफ करता है वो न कर पाए। युद्ध की तैयारी वो बहुत समय से कर रहे थे। पहले उन्हीं ने हिजबुल्लाह को इजराइल ने कमज़ोर किया, फिर सीरिया में रिजीम चेंज की। उनका मानना ये था कि ईरान अब बहुत कमज़ोर हो गया है, अब आसानी से रिजीम बदल सकती है या वहाँ पे उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। अटैक तो कर दिया मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। अटैक भी बड़ा फैन फेयर 200 जहाज़ों के से किया गया और बहुत से इनके टॉप जनरल्स और टॉप साइंटिस्ट सबकी हत्याएं भी हुई साथ में। लेकिन ये कि ईरान ने फिर उसी दिन शाम से जो दोबारा ईरान पे बॉम्बिंग शुरू की, तो वो टिट फॉर टैट अब इस वक्त चल रहा है। दोनों एक दूसरे के जगहों पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। ईरान अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जैसा कि सोचा गया था इन लोगों ने वैसा नहीं है। नहीं लगता कि इस तरह अगर चलता रहे तो बहुत बर्बादी होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो प्रेशर बनाए, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लेके आए, तुरंत अब बातचीत का दौर चले। इसलिए कि अब इजराइल ने ये भी कह दिया है कि ईरान जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अब इसके मतलब ये है कि इस रेड लाइन क्रॉस करने के बाद क्या इजराइल किस किस्म का बदला लेगा ये पता नहीं। क्या वो मतलब शुबा इस बात पे भी है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, क्या है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। इजराइल अपनी बर्बादी बहुत ज़्यादा होने नहीं देगा। इन लोगों को बहुतों को इस बात का डर है कि कहीं ये वॉर न्यूक्लियर में न बदल जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी बड़े देश जो हैं उनका दायित्व बनता है कि इस युद्ध को, ईरान की ये डिमांड
सही है कि इजराइल ने शुरू किया था, तो पहले इजराइल ही रोके और बातचीत हो। बातचीत के तो बहुत तरीके होते हैं, फिर बातचीत का मसले शुरू। दूसरी बात यह है कि युद्ध के माध्यम से आप मसलों का हल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात साफ कर दी बहुत समय पहले। प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के हैं, उनको एक एडवाइस में कहा था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, आप बातचीत कीजिए और मसलों को हल कीजिए। तो ये बात तो सही है कि युद्ध से नहीं हो सकता। भारत ने से हम पाकिस्तान के बीच में जो भी झड़प हुई, भारत ने एक तय किया कि हमें क्या करना है, और उसके बाद वो युद्ध भी समाप्त हो गया। एक तरह से देखा जाए, जो कुछ बदला लेना था भारत ने लेके उसको तुरंत। अब इसी तरह ये अमेरिका ने अफगानिस्तान में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, बाद में अफगान तालिबान से बात करनी पड़ी, उनको सत्ता दी। इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटा, लेकिन प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन पाई। लीबिया में हुकूमत बदल गई, गद्दाफी मारे गए, फिर उसके अलावा वहाँ पे अब गृह युद्ध की हालात है। दो भागों में बटा हुआ है, आपस में लड़ाई चल रही है। सूडान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत खराब हालात है, सेना के दो अंग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कोई कहीं मसला हल नहीं हो पाता। फिर ये कि अभी हाल ही में, अब उसको भी 2 साल हो रहे होंगे, यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध चल रहा है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो इस जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि खाड़ी का देश है ईरान, और खाड़ी में से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में जाती है। तेल के बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं, और अगर वो जरा भी तेल की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फिर तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में भी जाने का डर है। तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ने लगे, और अगर और चली और डिस्टर्बेंस हुआ उसकी सप्लाई में, तो मैं नहीं समझ, तो और बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए तुरंत ये रुकनी चाहिए युद्ध, और बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। और जो जेन्युइन शर्तें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। युद्ध उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका ये कह रहा था कि कुछ जो लग रहा है कि बातचीत के माध्यम से किसी जगह पे पहुंचा जा सकता है। बातचीत के माध्यम से उनको लग रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि शायद किसी नतीजे पे ये लोग पहुंच जाएं। ओमान के अंदर जो बातचीत थी, लेकिन ये कि अब 6 राउंड शुरू होने वाला था संडे को, पिछले संडे को, उससे 2-3 दिन पहले ही ये युद्ध शुरू हो गया। बातचीत का भी दौर जो अमेरिका और ईरान के बीच में था वो भी रुक गया। ईरान ने मना कर दिया है बातचीत करने से। जी बिल्कुल, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दूसरी ओर ये भी कहा है कि अगर ईरान नहीं माना या कोई भी हमला करता है तो अमेरिकी सेना भी इस जंग में उतर सकती है। तो क्या वाकई में अमेरिका इस युद्ध को ज्वाइन कर सकता है इसराइल के साथ? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, उनकी फोर्सेस उस चारों तरफ हैं, बड़ी संख्या में हैं, अभी और भी बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात यह कि इजराइल अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे क्षेत्र में, नॉन नेटो एलाई का उसको दर्जा है। और अमेरिका की नीति ये है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी भी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ईरान ने उस सुपीरियरिटी को चैलेंज कर दिया है इस लड़ाई में। और हालांकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए अभी भी वो सुपीरियर है एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये है कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें ईरान ने उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक इजराइल को दिया है इस युद्ध में, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है लड़ाई लड़ने। दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि अमेरिका युद्ध में ज्वाइन करे, जो कि बहुत पावरफुल है। नियोकॉन्स हैं, जूश लॉबी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिका की कांग्रेस है, उसमें ज़्यादातर लोग प्रो इजराइल बहुत स्ट्रांग है, इजरायली लॉबी वहाँ पे। तो ये लोग चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सेक्शन है मागा का, जिसके में भी डिवीजन है, जिसमें काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि अगर युद्ध होगा, अमेरिका उसमें ज्वाइन करेगा युद्ध को, तो फिर मागा का क्या होगा, मेक अमेरिका ग्रेट का क्या होगा।
प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेसिक पॉलिसी तो ये है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट। उसमें ये है कि उनकी जो प्लान है कि हम इलीगल जो वर्कर्स हैं उनको हम मुल्क से बाहर निकालेंगे, और ये है कि टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाया, हालांकि काम नहीं किया वो भी, और इलीगल वर्कर का भी मसला फंस गया है। और बाहर बस से पीस का भी वादा उन्होंने किया था अपने कैंपेनिंग में। जी जी, पीस का भी उन्होंने वादा किया था कि हम पीस आप मेकिंग। ही मैं आ रहा था कि वो, बल्कि उन्हीं ने प्रेसिडेंट की ओथ लेने से पहले उन्हीं ने वार्निंग दे दी थी कि यूक्रेन और रशिया की जंग सीजफायर होना चाहिए। बात भी शुरू हुई थी, फिर उन्हीं ने गाजा में भी कहा था कि आप फौरन सीजफायर कीजिए, और हो भी गया था एक सीजफायर, लेकिन दोबारा से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ये दुविधा है कि अगर नहीं जाते हैं तो बड़ा दबाव है उनके ऊपर, और अगर जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उनका जो अपना एजेंडा है जिस पे वो इलेक्शन जीते हैं वो जी। पिछड़ जाए, इसलिए कि युद्ध का एक्सपेंडिचर बहुत होगा, और डर इस बात का है कि ईरान कहीं फैला ना दे, तेल की सप्लाई पे ना अटैक करे, जो रोकना मुश्किल काम हो। जी। लेकिन सर इसका इंडिया, अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान और अमेरिका दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच थोड़ा सा चल रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में, लेकिन अभी G7 में समिट में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात होगी कनाडा में। लेकिन दोनों ही से अच्छे संबंध हैं इस सब में, और साथ ही इसराइल भी भारत का एक ट्रस्टेड एलाय रहा है इतने समय से, या पार्टनर कहें। तो भारत की क्या भूमिका हो सकती है सर? भाई, भारत चाहेगा कि ये युद्ध जितनी जल्दी हो बंद हो। जी। हमारी जो 6-7% इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर सीधा असर पड़ जाएगा। तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ रहा है। सर खबरें तो अभी से आने लगी हैं कि अब पाकिस्तान और बलूचिस्तान जैसे एरिया में अभी फ्यूल और इस सब पे काफी भारी परेशानी आना शुरू भी हो गई है। हाँ, तो तेल का दाम ऑलरेडी बढ़ रहा है, और जी। अगर तेल की सप्लाई बंद हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस सारी दुनिया में आएंगी, भारत भी इफेक्टेड हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि हमारे 90 लाख लोग वहाँ काम करते हैं उस खाड़ी के क्षेत्र में, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगहों पे, कुवैत, उनको वापस आना पड़ेगा अगर फैल जी। गया। और फिर उसके अलावा ये होगा कि जो हमारा लगभग 150-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है इन कंट्रीज से, उसका क्या होगा? वो ठप हो जाएगा। फिर वहां से इन्वेस्टमेंट जो आता है, कतर के अमीर अभी आए थे, उन्हीं ने वायदा किया है कि वो 100 बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी बड़ी वायदे किए हैं इन्वेस्टमेंट के। ये सब एक मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। भारत के बहुत से कंपनीज हैं जो दुबई में और दूसरी कंट्रीज में वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ पे उनकी बिजनेसेस हैं, वो सब सफ़र करेंगी, तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो भारत तो, वैसे भी भारत की हमेशा से नीति रही है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से मसले हल करो, वार के खिलाफ है। जी। और वो तो भारत का तो यही चाहेगा, दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी, ईरान से भी। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की कुछ समय पहले, वॉर से पहले बातचीत भी हुई थी ईरान के मंत्री से। लेकिन ये है कि भारत कोई एक्टिव रोल प्ले करने के पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, अमेरिकन हैं, रशियंस हैं, जो वहाँ पे बातचीत का कर रहे हैं ईरान से। और अमेरिका का क्या रुख होगा, मैं समझता हूँ अगला, आज का दिन और कल का दिन बहुत क्रूशल है, इसमें बहुत सी बातें तय हो जाएंगी। जी, बिल्कुल। अभी काफ़ी सारी स्थिति पर काफ़ी जानकारी और बहुत सारी क्लैरिटी हमें आगे आने वाले 2-3 दिनों में मिल जाएगी। लेकिन सर जो अमेरिका का उद्देश्य है ईरान में रिजीम चेंज करना, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में हिजाब आंदोलन से लेकर कई सारे ऐसे सवालों को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह से ईरान की जो आवाम है उनको रिजीम चेंज के लिए जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि पॉसिबल है ईरान में रिजीम चेंज? और अगर ऐसा हो पाता है, तो क्या हमें असर नज़र आएगा ईरान में रिजीम चेंज का?
देखिए, रिजीम चेंज तो फिलहाल मुश्किल है। ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। हम देख रहे हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है वहाँ और यूनिटी हो गई है। हालांकि एक सेक्शन में उनके यहाँ काफी रिजीम के खिलाफ लोग बात करते रहते हैं, और वो नजर भी आ रहा है, लेकिन वो सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है। जो इजराइल के पक्ष में काम कर रहा है, जिसने बहुत से साइंटिस्टों को मारा, जिसकी डीलिंग कहा जाता है कि उनके साथ है इजराइल की जो मुसाद है उसके उसके ऊपर, जिन वो लोग लोकल ही थे जिन्होंने वहाँ के जनरल्स वगैरह पे अटैक किया और उनको मारा। इजराइल ने उनकी मदद की थी, उनको ट्रेन किया था। ये लोग लगता है कि मुजाहिदीन खल्क एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी ईरान की रिजीम के खिलाफ हैं। और हमने पहले भी देखा है कि जब इराक ने जब अटैक किया था ईरान पे, तो भी सब लोग आपस में मिल गए थे और एक लंबी लड़ाई 8 साल की चली। 1 मिलियन लोग मरे, मरने वालों में अधिकतर ईरानी थे। तो इसमें इस समय मुझे लगता है कि रिजीम चेंज करना मुश्किल होगा। और जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, लोग सड़क पे निकल के आए हैं, और तो उससे लगता है कि रिजीम अभी स्ट्रांग है वहाँ के ऊपर। और बड़े लीडरों की हत्याएं हुई, सैनिकों के, खास तौर से जनरल्स एंड कमांडर्स की, मगर शाम तक उन्हीं ने रिटेलिएशन किया, इजराइल पे अटैक किया। तो कमांड स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बना हुआ है अभी उनका, वो भी नहीं टूटा सेना का, जिसको लोग सोच रहे थे कि अब टूट जाएगा। इजराइल की जो कैलकुलेशन थी कि ईरान काफी कमजोर हो जाएगा, अंदर रिवोल्ट हो जाएगा, और वैसा हुआ नहीं, नजर नहीं आता। जी। सर, अगर हम सऊदी अरेबिया पे बात करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था इस पूरे जो विवाद शुरू हुआ इज़राइल का, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें स्थिति डेवलप हुई। और हम सब जानते हैं कि ईरान और सऊदी के बीच के क्या संबंध रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिका और सऊदी के संबंध हम जानते हैं। और अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद की जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं तो एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड पर काम किया जाएगा। और सऊदी का जो इंक्लिनेशन है वो इज़राइल की तरफ भी है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब इस पूरे जो जो ये पूरा सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें सऊदी क्या इज़राइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है? या क्या भूमिका हो सकती है? और भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी अरब देश जिनके बड़े अच्छे संबंध हैं इजराइल से, वो भी ईरान के खिलाफ खुल के बाहर आएंगे। ऐसा नहीं, इसलिए कि इस युद्ध से ईरान की आम पब्लिक में, चाहे वो मुसलमानों में, तमाम एक बहुत अच्छी छवि बन गई है कि जो अरबों के अंदर एक डर था कि इजराइल से कोई जीत नहीं सकता, इजराइल को कोई हरा नहीं सकता, इजराइल दुनिया उस क्षेत्र का सबसे पावरफुल मुल्क है। अब वो ये देख रहे हैं कि हमास 2 साल से लड़ रही है, होने वाले हैं। ईरान ने बराबर की लड़ाई लड़ी। तो बल्कि इन देशों के जितने लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ये है कि ये देश खुल के हमास का साथ दें। ईरान के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमास के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने वायदा किया था कि वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अब्राहम अकॉर्ड तो जरूर ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलिस्तीन स्टेट का गठन होना चाहिए। इजराइल को ने जो फिलिस्तीनी टेरिटरीज हैं जिस पे उसका कब्जा है, वो वहां से विड्रॉ करे। तो ये तो डिमांड ऐसी है कि जो इजराइल फिलहाल तो मानने वाला नजर नहीं आता, इसलिए अकॉर्ड भी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान है, वो एक तरफ तो अरबों में उनकी काफी बड़े लीडर हैं अरबों के, और दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी एक इस्लामिक छवि भी है, इस्लामिक लीडरशिप के भी क्लेमेंट होते हैं सऊदी अरबिया वाले, क्योंकि वहाँ पे 2 मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस जगहें हैं, मक्का और मदीना, जिसमें लाखों लोग साल हज के लिए जाते हैं। तो इसमें
उनके साथ कुछ कंपल्शंस है, लेकिन ये है कि साथ में वो लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं, ये लोग जितने भी खाड़ी के देश हैं ख़ास तौर से, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है या युद्ध फैल जाता है तो उनके बजट की बुरी के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया का, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन वो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यहाँ डेवलपमेंट में, नए शहर बना रहे हैं, नई चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सब उनका प्रोग्राम ठप पड़ जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध हो गया है तो जितनी जल्दी हो सके बंद हो। बल्कि यही नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इनके जो ब्रदर हैं क्राउन प्रिंस के, वो एक किंग सलमान यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के फादर जो बादशाह हैं वहाँ के, उनका एक लेटर लेके भी गए थे ईरान, जो उन्हीं ने आयतुल्ला अली खamenei, जो कि उनके रहबर और मेन लीडर हैं, उनको हैंड ओवर किया। उस लेटर के बारे में अभी लीक जो हुआ है उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई आप युद्ध से बचिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप युद्ध से बचें और बातचीत से मसलों का हल ढूंढें। सभी ये देश हैं, छोटे देश हैं, सऊदी अरेबिया को छोड़ के। सऊदी अरेबिया तो बड़ा देश है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन सेनाएं इनकी बहुत सेरेमोनियल हैं, फाइटिंग फोर्स नहीं है इनके पास। इन सभी देशों को अमेरिका ही प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो इनके लिए मुश्किल है युद्ध। ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे हो। ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुके हैं, कई बार, 3 बार इराक में युद्ध हुआ, फिर कुवैत का ऑक्यूपेशन, अब फिर ईरान वाला जो शुरू हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सऊदी अरेबिया क्या, बल्कि कोई भी अरब देश नहीं चाहेगा कि युद्ध ज़्यादा चले। साथ में वो ये भी चाहते जी, साथ में वो ये भी चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन का भी मसला हल होना चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति डेवलप हुई है ईरान इज़राइल के बीच में जो वॉर है, क्योंकि इससे जो पहले ही हम जो तो कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे, रशिया ईरान की बात करें, सॉरी रशिया यूक्रेन की बात करें, या फिर ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, पिछले 3-4 सालों में हमने कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी हो या फ्यूल प्राइसेस हैं, इस सब पे काफ़ी असर पड़ रहा है। और जब से ये स्थिति डेवलप हुई है, तब से रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो गई हैं कि काफ़ी असर नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हम शांति बनते हुए देखें और पूरे इस रीजन में शांति हमें नज़र आए। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद।